This is the place or this is the place, concept place. Okay, that. आइए सर, आपको बता। मैम आपने कहाँ से किया? This idea, sir, of having an adult vaccination came from Vietnam. That's why they are. नहीं फोटो तो हमें चाहिए, हमें तो वीडियो चाहिए सर न्यूज़ के लिए, और वो हम किसी से नहीं मिल सकते हैं। तो इसमें वैक्सीनेशन कौन सी करवा रहे हैं? बाकी इंफ्लुएंजा टेट्रावैक ये सब अच्छा पहले हम आप बता सकते हैं सब उसके बारे में? ये तो मैडम खुद पूछने वाले हैं। यहाँ पे डॉक्टर है ना? So nowadays things are going from illness to wellness. So, and we all know that cost of health is now increasing day by day. So the preventive health is one of the cornerstones with which we can decrease the cost of health. So I wanted to know which vaccine. which vaccines are you planning to have? So the most common viral infection all over world is influenza virus. So we want to give an influenza vaccination, flu vaccination, which we call as Influvac. So second vaccination, the most common bacteria which causing infections worldwide. It includes the bloodstream infections, urinary tract infections, lung infections. It is a Streptococcus pneumoniae is a bacteria. So other is a pneumococcal vaccine. So these two vaccinations are there. Along with that, nowadays herpes simplex viral. How effective is that? Yeah, It's very effective. Very effective. Yes. Especially for nowadays, adults basically, all the immunocompromised. patients who are Yes, yes, 50 or immunocompromised, we can give them hepatitis B vaccine. वो तो पहले ही दे Yeah, देते of हैं course. आपको। And hepatitis A vaccine is also given. Chickenpox, shingles vaccine Shingles is vaccine. a very good addition because chickenpox is there. So especially the herpes zoster is very painful and severe. It is very much long lasting in 4 days. Sufferings are very high with that Shingles, vaccine. बिल्कुल। Pneumococcal vaccine also in amphetamines. So I wanted to know from which age can a person start taking these vaccines? There is no age criteria. This vaccination can be everybody can take all these kind of vaccines. But ideally, the 40 or 50 plus especially, or those with comorbidity like diabetes, immunocompromised, HIV, all these things, they should take all kind of vaccination. They are recommended, but there is no harm in other people. Yes, also. yes. नमस्कार, मैं डॉक्टर मदान हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव का, और आप सबका नारायणा हॉस्पिटल में बहुत स्वागत है। आज हम एक एडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर जो बच्चे हैं इंडिया में वो नियरली 100% कवरेज वैक्सीनेशन का रहता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। बट एडल्ट वैक्सीनेशन जो है, जो बुढ़ापे में इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती है, उसके लिए कोई हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे वो एक यूनिवर्सल प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम अधिकतर पेशेंट ड्रिवन और क्लिनिकल इंडिकेशन ड्रिवन होता है। इसका क्या मतलब है कि कुछ पेशेंट्स हैं जो कि खुद डिमांड करते हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और कुछ पेशेंट्स की बीमारियां ऐसी होती है जिनमें हम ये वैक्सीनेशंस रेकमेंड करते हैं। तो नारायणा हॉस्पिटल, जैसा कि आप जानते हैं, नारायणा हेल्थ ग्रुप जो है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव देश का हेल्थ केयर ग्रुप है प्राइवेट सेक्टर में, और हम अधिकतर फोरफ्रंट पे रहते हैं नए प्रोग्राम शुरू करने के लिए। तो एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो हमारा एक और स्टेप है टुवर्ड्स कम्युनिटी केयर, टुवर्ड्स कम्युनिटी हेल्थ केयर। और मैं डॉक्टर पीयूष का एक वर्ड उनसे चुराऊंगा। इन्होंने कहा कि अब जो थॉट प्रोसेस है हमारा, वो हम इलनेस से वेलनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं।
तो उसके तरफ बढ़ते हुए ये एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया है और इसकी खासियत एक ये है कि हम ज़ीरो प्रॉफिट पे इसको कम्युनिटी में अवेलेबल करा रहे हैं। जो हमारी प्रोक्योरमेंट है उसी में हम हॉस्पिटल की सुविधा देकर पेशेंट्स जो हैं वो आके यहाँ पे वैक्सीनेशन खुद लेना चाहें तो खुद ले सकते हैं, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हो तो हम उनको यहीं पे एडमिनिस्टर करें। तो वी आर वेरी लकी टू हैव द पैनल ऑफ एस्टीम्ड गेस्ट्स विद अस। बाकी आपके कोई सवाल हो तो हमारे कुछ स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी आपको आंसर करेंगे। नो प्रॉफिट का क्या फ्री में लेंगे सर? नहीं, नो प्रॉफिट का मतलब फ्री में नहीं होता दोस्त। नो प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम उस पर कोई प्रॉफिट नहीं करेंगे। अडल्ट की क्या परिभाषा है? अडल्ट कहाँ, कौन सी डेट, आप कौन सी देखो, एज से अडल्ट को मानते हैं? अडल्ट की एक मेडिकल डेफिनेशन है जो हाँ। कि 18 साल से ऊपर मानी जाती है। अडल्ट बट आप खुद भी अगर अपने आप निजी जीवन में भी देखेंगे तो 18 साल से लेकर 50 साल तक लगभग इंसान स्वस्थ रहता है। तो जो ये एडल्ट वैक्सीनेशंस की जहाँ तक बात आती है, ये यूजुअली 45-50 साल से ऊपर की बात होती है। और जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस होते हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी को किडनी फेलियर है, किसी का हार्ट फेलियर है, ये पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, या किसी को बहुत सीवियर कोविड रहा हो, ये पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है। तो इसमें हम 40-45 साल में भी हम रेकमेंड करते हैं। बट आजकल आप कम्युनिटी में अधिकतर आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब वैरिसेला वैक्सीन की एडवर्टाइजमेंट में बहुत प्रोमिनेंटली आए थे। शिंग्रिक्स कहते हैं उस वैक्सीन को। तो आजकल हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वो आके हमसे डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब सर्दियों का मौसम आ रहा है, दिल्ली का वातावरण बहुत प्रदूषित है, तो आप हमें फ्लू वैक्सीन दिलवा दीजिए, आप हमें न्यूमोकॉकल वैक्सीन दिलवा दीजिए। अधिकतर ये जो वैक्सीन हैं ये इन बीमारियों के लिए, ये बच्चों की बीमारियों से अलग है। बच्चों की बीमारियां जो हैं डिप्थीरिया, टेटनस, ये उनसे अलग वो तो जन्म से लगती जन्म बर्थ से लग जाने शुरू हो जाती है। सर अगर किसी को न्यूमोकोकल वैक्सीन लग चुका है तो पहले तो मैं एक बार बता देना चाहूँगा, डॉक्टर मदान, CMO मैडम, डॉक्टर पीयूष और नारायणा की पूरी हेल्थ टीम, मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ए काइंड इनिशिएटिव इन गुड़गांव आई फील, कि जहाँ पे जो वैक्सीनेशन की जो हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन बच्चों की, जैसे जनरली आप कॉमन आदमियों से बात करोगे कि जो वैक्सीनेशन करवानी है तो बच्चों की वैक्सीनेशन है, लेकिन कई बार हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि जो अडल्ट हैं उनकी भी एक वैक्सीनेशन की कैटेगरी होती है। वैक्सीनेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन का, कि इम्यूनाइजेशन का जब हम देखते हैं कि इम्यूनाइज कैसे किया जाए, जब किसी भी बीमारी का, जैसे कई तरह की वैक्सीनेशन होती हैं, तो उसको होने से पहले अगर हम वैक्सीनेट करवा दें तो बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। आज के टाइम के अंदर जो स्पेशली जो हमारे जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल एजेंसी है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हेल्थ डिपार्टमेंट इसका टेक केयर करता है। इसके अंदर जो वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, वो प्राइमरीली फोकस्ड होती हैं कि बच्चों को वैक्सीन्स दी जाए, और क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड होती हैं तो इनका रेट भी मिनिमल और सब्सिडाइज्ड रेट है। लेकिन जो अडल्ट वैक्सीनेशन है, बिकॉज गवर्नमेंट के फाइनेंसेस अलाउ नहीं करते, तो अडल्ट वैक्सीनेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर वो गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट नहीं है तो हमें उसकी तरफ नज़रअंदाज, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आज की जो सिचुएशन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कैंसर हो जाता है आजकल, जो प्रेवलेंस ऑफ कैंसर इज़ इंक्रीजिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हमारा इन जनरल जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर रहती है। तो जिसको रिकमेंडेड है या वॉलंटरीली है तो वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। जैसे एक जो वैक्सीनेशन, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शील्ड योरसेल्फ विद सर्विकल एंड पल्मोनरी वैक्सीनेशन। एक जो इंडिया के अंदर अगर हम कैंसर के फिगर्स देखें तो सर्विकल कैंसर एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज रहता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। और आप ये सरप्राइज रहेंगे कि
कुछ हद तक ये जो कैंसर है ये प्रिवेंटेबल है। वो क्यों है? क्योंकि जो HPV जो वायरस इन्फेक्ट करके जो सर्विकल कैंसर करता है उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट्स में तो थिंक टैंक्स में तो डिस्कशन भी चलती रहती है कि जो ये सर्विकल वैक्सीन्स हैं जो HPV के अगेंस्ट बनाई जाती हैं उनको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डाला जाए, लेकिन हमारे जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं वो उसको स्टॉप करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लेवल पे सर्विकल वैक्सीन जो ये वैक्सीन्स हैं जैसे कि गार्डासिल या सर्वारिक्स जो भी वो कर रहे हैं होती हैं उस तरह की वैक्सीनेशन वो करवाएं, स्पेशली जो फीमेल्स को आई थिंक एज ग्रुप क्या 11-12 के आसपास 9 to 14 19-14 एडल्ट में भी देते हैं सर। Up to 28 इस तक एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है। आप क्या अपने डिपार्टमेंट में सजेशन करेंगे कि उन जितने भी स्टाफ है उनको ये रेगुलर ही ये ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको लगाया जाए, लगवाया जाए? आपके कैसे क्या है? ये जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जैसे नारायणा हेल्थ ने भी अभी एक कैंप भी लगाया गया है, तो जिसके अंदर वैक्सीनेशन पे नहीं उन्होंने फर्स्ट एड और ब्लड डोनेशन का कैंप हमने लगाया था। आगे जाके हम जरूर कोलैबोरेशन सीख करेंगे नारायणा हेल्थ के साथ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने जो वॉलेंटरी बेसिस पे लगाना चाहता है तो वो उसका एक कोई कैंप ऑर्गेनाइज हो पाए और इस तरह की जो वैक्सीनेशन, क्योंकि जो अगर हम सोसाइटी में देखें तो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी हो जाती है। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी का मतलब कईयों को आपने देखा होगा कि स्पेशली कोरोना टाइम के बाद कि वैक्सीन के प्रति जो नज़रिया है वो जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं है, कई बार सेफ्टी के ऊपर और एफिकेसी के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो वैक्सीन्स रहती हैं जो अडल्ट वैक्सीनेशंस होती हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स पार करके जल्दबाजी में पास नो प्रॉफिट पे करना चाहते हैं, तो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जो पब्लिक है जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती तो विदाउट प्रॉफिट जितना इनको कॉस्ट पड़े उसमें करें। आगे मैं चाहूँगा कि जो सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे NGOs हो गए या फिर दूसरी संस्थाएं हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर इसको टेकअप करना चाहिए और इसको एटलीस्ट इसके बारे में बातचीत शुरू करनी चाहिए कि अडल्ट वैक्सीनेशन भी हो सकती है। आप देखिए जो डायबिटीज़ हैं जैसे मेरे माय फादर इज़ आल्सो डायबिटिक, तो वो लेते हैं क्योंकि उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड रहता है क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इन जनरल भी, और मैं ये कहना चाहूँगा उन्होंने न्यूमोकोकल वैक्सीन ली थी तो जनरली क्या था कि उससे पहले लेने से पहले जैसे ठंड का जो मौसम आता है उसमें थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो जाता है, तो मैंने वो जब वैक्सीनेशन करवाई डॉक्टर से डिस्कस करके ये सारा वॉलंटरी होता है, तो नेक्स्ट ईयर उनको कोई जुकाम भी नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, तो आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट कि इस तरह की भी जो चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस हमारे यहाँ पे सोसाइटी में नहीं है। गुड़गांव जैसे शहर में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं भी वही एंडोर्स करूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें शुरू से ये लाइन सभी ने सुनी हुई है। स्पेशली कोविड में आपने देखा होगा कितने सारे लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, मतलब आप बहुतों को जानते होंगे जो कोविड के बाद जिनके फेफड़ों ने 50% काम करना शुरू कर दिए, लंग फंक्शन कम हो गया। ऐसे लोग जब पोल्यूशन आता है, जब ये सीज़न आ जाता है सर्दी का और इन्फेक्शन रेट बढ़ जाते हैं, निमोकोकल, इन्फ्लुएंजा, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वैक्सीनेशन एक रामबाण का काम करती है बिकॉज उनकी लंग्स ऑलरेडी कम काम कर रहे हैं। हमारे बहुत ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं जिनको चेस्ट की बीमारियां, एस्थमा, COPD ये सब ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है क्योंकि जब इन्फेक्शन सीवियर नहीं होता ना, अगर कम भी होता है तो उनकी बॉडी रिकवरी बेटर करती है। लेकिन जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो फिर वो वापस हॉस्पिटल्स में एडमिट, उनको कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर उस स्टेज पे जाना पड़ता है और बहुतों की लॉस ऑफ लाइफ भी होती है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, निमोनिया ये सारी चीज़ों से कितनी ही लाइफ्स जाती थी, तो वैक्सीनेशन एक बून है। बट कई रूमर्स या मिसकंसेप्शन के चलते एक फियर बैठ गया पॉपुलेशन में कि हमें इंजेक्शन लगा था हम बीमार हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें सोसाइटी में गलत अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए। इन वैक्सीनेशन से जितनों का फ़ायदा हो सकता है वो ज़रूर उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बाकी नो प्रॉफिट नो लॉस पे है तो ऑब्वियसली बहुत क्रेडिट है नारायणा हॉस्पिटल को कि वो एक इन अ वे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई वुड ऑल्सो से कि आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर, सोसाइटी में जो मिथ है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन उसके लिए ज़रूर वो करें।
मैम क्या ये हर साल लेना पड़ता है या फिर ये देखिए डिपेंड करता है बहुत। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिड बीमारियां जैसे होती हैं, किडनी फेलियर के हमारे पास बहुत केसेस हैं, एस्थमा के, COPD के, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के, कैंसर का इतना ज़्यादा राइज है। मतलब हमारी OPD में हम डेली 20 से 25 कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो उनके लिए हम हेल्थ केयर में सिर्फ आप समझिए मरीज को ठीक होना एक पार्ट है, बट स्वस्थ रहना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर रोज़ हॉस्पिटल जाना और किसी बीमारी से जूझना कोई नहीं चाहता, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो। उनके लिए तो वर्क लोड कितना प्रेशराइज होता है। अब स्पेशली जिनके पेरेंट्स हैं, आपका पेरेंट बीमार है, आप काम पे नहीं जा सकते, तो हमें वो भी चीज़ सोसाइटी में देखनी होती है। हेल्थ केयर का सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता, मेंटल कंपोनेंट, प्रैक्टिकल कंपोनेंट, फाइनेंशियल कंपोनेंट होता है। आप ऑटो करोगे, आप टैक्सी करोगे, आप जाओगे, आप आओगे, आपका कितना खर्च है, तो वो प्रिवेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजेक्शन लगाया तो बीमारी नहीं हुई। आप सोचो उसके साथ अटैच्ड फाइनेंशियल बर्डन कितना रिड्यूस होता है सोसाइटी पे, हेल्थ केयर पे। अस्पतालों के पास सारे जब कोविड पेशेंट भरे हुए थे, प्रॉपर केयर नहीं हो पाती थी। अगर आप पेशेंट केयर लोड कम करते हो समाज में, तो ओवरऑल एक हेल्दी समाज, एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी देश प्रोग्रेस ही करेगा। ये उसमें हाँ दी जी, जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों उसको लगाने से कुछ नुकसान कोई भी हम वैक्सीनेशन अगर देते हैं तो सारी की सारी हमें एक केस शीट बनानी पड़ती है। हिस्ट्री पता होनी चाहिए हमें कि उस पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या हैं और कितना ज़रूरी है अर्जेंट वैक्सीनेशन लगाना, कितना ज़रूरी है कि हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, और सब चीज़ों को देख के हमें वैक्सीनेशन लगाना पड़ता है। और कभी भी जब भी एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा हो बॉडी के अंदर, तब वैक्सीनेशन नहीं लगवाना। एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होगा, आप स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, स्टेबल होंगे, तभी हम वैक्सीनेशन हम लगा सकते हैं पेशेंट। आपके रेगुलर पेशेंट आते हैं, उनको भी सजेस्ट करते हैं कि बाद में करेंगे आगे चल के कि आप ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ इसकी हिस्ट्री में। जी 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 बहुत देखिए, जैसे आई एम अ लंग स्पेशलिस्ट, मैं नारायणा में लंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनको अस्थमा है, COPD है, जिनको पहले कभी कोविड, जैसे सर ने बोला कि कोविड की वजह से लंग श्रिंक हो गए हैं, या फिर और बीमारियों से वो ग्रसित हैं, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं। इन लोगों के अंदर जब निमोनिया होता है, इन्फेक्शन होता है, तो वो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उन लोगों को ICU की ज़रूरत भी पड़ सकती है, उनको एडमिट होकर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बाईपैप मशीन का भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सब चीज़ों को अगर ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और क्रिटिकलिटीज़ हमने कम करनी है, तो वैक्सीनेशन हम उनको ज़रूर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जब ठीक हो जाएं तो प्लीज़ एश्योर करिए कि आप वैक्सीनेशन, हाँ, ठीक होने के बाद कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। को जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लंग्स आपके डैमेज हैं, तो अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं तो कोई मिनिमम एज नहीं है, डिपेंड करेगा कि आपको हमें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो जैसे फ्लू के लिए मिनिमम एज 50 ईयर्स कहते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं उससे नीचे वालों को जरूरत नहीं है। बट लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं, अस्थमैटिक हैं, तो आपको इससे कम लोगों को भी हम लगाते हैं। आजकल तो खैर टीनेजर्स को भी लगाते हैं कई बार, जैसे अस्थमैटिक होते हैं जो बहुत बच्चे, और जो यंग पॉपुलेशन है जो अस्थमैटिक है या फिर उनको लंग का इन्फेक्शन बार बार होती है, तो उनको लगा सकते हैं। ऐसा एज का क्राइटेरिया जो है हर वैक्सीन के साथ डिफरेंट है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे वेरिसेला जोस्टर की जो वैक्सीन है, जिससे वो न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाती है। सर जैसे बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी जिनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो एल्डरली वैक्सीन है, लेट भी कर सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 60। बट सर बीमारियों का अपने क्लिनिशियन से कंसल्ट करके ही यू शुड गो फॉर एनी मेडिकल प्रोसीजर। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। खुद या गूगल करके या केमिस्ट की दुकान पे केमिस्ट से बात करके आई वुड नॉट एडवाइस कि आप कोई भी मेडिकल हेल्प लीजिए। मैम साइड इफेक्ट जैसे वैक्सीनेशन है उसके साइड इफेक्ट क्या है? मेजॉरिटी साइड इफेक्ट में मेजॉरिटी ऑफ वैक्सीन में जो लंबे दिनों से चली आ रही है, जैसे कोविड के बारे में बहुत चर्चा हुई कि क्लॉट करता है, जो ये सब एडल्ट वैक्सीनेशन जो रिकमेंड बहुत दिनों से रिसर्च के बाद ट्रायल के बाद शुरू हुआ, उसमें मेजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। लोकल मेजॉरिटी में फीवर आ सकता है, लोकल बॉडी पेन हो सकता है, मेजॉरिटी में साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को सीवियर एलर्जी है, प्रोटीन एलर्जी है, सपोज करो
तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन मेजोरिटी में कोई ऐसा सीवियर ऐसा कोई देखो सीवियर माइल्ड फीवर आ सकता है। देखिए ये जो भी वैक्सीन क्या है, these are two types of vaccine. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मतलब वो बैक्टीरिया या वायरस बिल्कुल कमजोर स्थिति में हम बॉडी में छोड़ रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बन जाए, या फिर वो किल्ड वैक्सीन होता है कि मरा हुआ बैक्टीरिया या वायरस हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं जिससे वो इम्यूनिटी बना दे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एज डिफरेंस होता है कि मतलब एज बहुत ज़्यादा है तो कहा जाता है कि हाँ आपकी एज ज़्यादा है तो वैक्सीनेशन से ये प्रॉब्लम नहीं, देखो एज ज़्यादा है तो वैक्सीनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी और बेटर हो जाएगी अगर आपका पहले से वैक्सीन लगा होगा, बॉडी को एक्सपोजर होगा। जैसे कोविड आया था पहली बार वर्ल्ड में तो किसी को एक्सपोजर नहीं था और अचानक से हमारी इम्यूनिटी को कुछ नई चीज़ मिल गई और हम सब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। अब भी कोविड आ रहा है लेकिन अब देखो आपका बैठे बैठे कॉमन कोल्ड की तरह बन गया है, क्योंकि अब बॉडी को उसका एक्सपोजर मिल गया है। अब वो 1 मिनट के अंदर इम्यूनिटी बना देता है उसका, जैसे ही वो एंटर करता है कोविड। अच्छा ये तो हमें पता है, बॉडी लर्न्स विद एक्सपीरियंसेस, तो उसको पता है आपकी क्या करना है। हाँ जैसे तो, कोविड में हुआ था कि वैक्सीन लगा तो फीवर आना कॉमन है, मतलब हाँ फीवर आ सकता है, Mild माइल्ड fever फीवर आ वगैरह। सकता है, किसी भी ऐसा वैक्सीन कोई के साथ आ severe सकता है। पेन एट साइड इफेक्ट कुछ नहीं। पेन एट इंजेक्शन साइट, फीवर, these two are the common symptoms। सीवियर सिर्फ जिसको बहुत कोई सीवियर बाय चांस एलर्जी निकला है वो तो फिर आप टेटनस के इंजेक्शन से भी हो सकता है। सीरियस साइड इफेक्ट है वेरी भरोसा की बीमारी नहीं होगी। देखो ये भरोसा हमें भी है और हमारा एक्सपीरियंस भी हो गया है। हम सब लोगों को कम से कम 15 साल का और सर का तो मेरे ख्याल से 30-35 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो जिनको भी हम वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं उनकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ हमेशा कम होता है, उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ मतलब इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी दोनों कम नहीं बोल सकते, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये कंफर्म। सर ये एक सेकंड डब्बा खोल के डब्बा खोल के सर हाथ में ले लीजिए, हाँ ठीक है। सर प्लीज क्लोज। I'll request Dr. Pankaj Verma, he's a senior physician, to felicitate Dr. Richa Sari, CMO of CGHS. सर मैं डॉक्टर रणदीप हूँ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑन्कोलॉजी सर्विसेज एट नारायणा हेल्थ गुरुग्राम। आई एम वेरी प्लीज्ड टू अनाउंस द अडल्ट कैंसर वैक्सीनेशन क्लिनिक एट नारायणा हेल्थ गुरुग्राम। इस कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमने एक और कैंसर वैक्सीन इस अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमने एक कैंसर वैक्सीन भी इंक्लूड करी है जिसका नाम है HPV। वर्ल्ड में ये एक डेवलपमेंट है जो कि कैंसर के अगेंस्ट है। HPV वैक्सीन मेनली फीमेल्स को दी जाती है एज वेल एज यंग मेल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी स्पेसिफिक, जनरली फ्रॉम द एज ऑफ 9 years टिल द एज ऑफ 26 years। एंड सम ऑफ द रेगुलेशन जो हमारी कुछ अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एंड नेशनल, वो ये भी रिकमेंड करती हैं कि इनकी जो एज ग्रुप है वो हम 26 से लेकर 45 तक रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली बिफोर मैरिज एंड बिफोर सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले, जितना पहले आप ये वैक्सीन लेंगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा। यंगर एज ग्रुप में इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। इफेक्टिवनेस इज मेनली जो कैंसर वैक्सीन है वो ये जो HPV वैक्सीन कहते हैं इसको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जो कैंसर है जिसके अगेंस्ट ये काम करती है प्राइमरली सर्वाइकल कैंसर है। सर्विक्स एक ऑर्गन है जो कि यूट्रस के मुंह पे होता है, गर्भाशय के मुंह पे। वो कैंसर बहुत ही रूरल इंडिया में, एक टाइम पे रूरल इंडिया में वो कॉमनेस्ट कैंसर होता था। दैट इज द प्राइमरी जो ये कैंसर वैक्सीन डेवलप हुई है HPV, वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट है। बट सर्वाइकल कैंसर के अलावा हेड एंड नेक कैंसर जो मुंह का कैंसर होता है जो कि वायरस एसोसिएटेड होता है HPV वायरस, और एनल कैंसर इज द जहाँ पे हम मोशन पास करते हैं एनल से। तो ये जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में, सर्विक्स कैंसर, एनल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। सर्विक्स ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है, बट एनल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर मेल्स में भी होता है। तो एक मिथ है कि जो HPV वैक्सीन है वो सिर्फ यंग फीमेल्स के लिए है। काफी डॉक्टर्स भी दे डोंट नो कि दिस इज फॉर यंग बॉयज ऑल्सो, एंड यंग बॉयज में ये बेसिकली एनल और हेड एंड नेक कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली दिस इज अ प्रिवेंशन जो कि प्राइमरी स्टेप होता है कैंसर्स में। अर्ली डिटेक्शन इज अ सेकेंडरी स्टेप। आप ये समझो ये स्टेप उससे भी एक स्टेप पहले आता है कि हम प्राइमरली प्रिवेंट कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू। एंड देयर आर मेनी अदर वैक्सीन जो कि डेवलप हो रही हैं, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ही वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है बोथ
इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड इंडियन ब्रांड्स, मेक इन इंडिया सर्वरिक्स करके वैक्सीन भी है एंड गार्डासिल इंटरनेशनल वैक्सीन भी है। वन ऑफ द मतलब जो मेजर पार्ट है इस प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है, ये सोशल इनिशिएटिव है एट नारायणा हेल्थ। एज यू नो द हमारी पॉलिसी और वही रहती है हमेशा कि वी स्टिक टू द प्राइस। वी आर एक्चुअली डूइंग दिस एट अ नो प्रॉफिट नो लॉस। जो भी वैक्सीन कॉस्ट है, जो वैक्सीन कॉस्ट हमें मिल रही है, वी आर डूइंग इट एट दैट, कि जो मतलब उसमें कोई ऐसा मार्जिन और वो नहीं है। इट इज जस्ट कि जो वैक्सीन हमें हॉस्पिटल को मिलेगी वेंडर से एट द सेम कॉस्ट वी आर गिविंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। मिनिमम फिर भी कॉस्ट कितना? मिनिमम कॉस्ट पर डोज 2 to 3 डोजेज लेनी होती है। मिनिमम कॉस्ट अगर हम इंडियन वैक्सीन के साथ जाते हैं इट इज 1300 रुपीज, 1300 रुपए एक टाइम का। अगर 2 डोजेज लेनी है, लग गई तो लाइफ नहीं मिनिमम, यस द वैक्सीनेशन जब भी हम बात करते हैं लाइफ टाइम रिस्क की बात करते हैं। जो प्रोटेक्शन है 2 डोजेज से अगर हम आइडियल एज में लेते हैं बिफोर ऑनसेट ऑफ बिफोर बीइंग सेक्सुअली एक्टिव इज अराउंड 80 to 90%। एंड जो इंडियन वैक्सीन है सर्वरेक्स, उसको हम 1300 की कॉस्ट पे अगर 2 वैक्सीन लगाते हैं तो मिनिमम कॉस्ट विल बी 2600। चलिए आइए।